हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में और मैं रेणुका सिंह आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगी जिसका नाम है आपातकाल। तो हमारा मेन टॉपिक है कि भारत में आपातकाल, उसके प्रकार, प्रक्रिया और 1975 में लगाए गए आपातकाल की मुख्य बातें क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आपातकाल की आवश्यकता क्यों होती है, क्या ज़रूरत होती है इसकी, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि आपातकाल की ज़रूरत हो या आपातकाल लगाना पड़े। तो संविधान के निर्माताओं ने इस तरह की आपातकाल की स्थिति की कल्पना की कि यदि कभी देश पर ऐसा संकट आए जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे में ऐसे समय के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाने पड़ेंगे जिसके अनुसार हमारी केंद्र सरकार के हाथ बंधे ना हो और वह बिना किसी रोक टोक गंभीर निर्णय ले सके। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को संसद में जवाबी हमले के लिए किसी तरह की बिल पास ना करवानी पड़े। चूंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, ये सभी जानते हैं, तो हमारे देश को किसी अन्य देश से लड़ने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमला जो है अचानक हो और हमें ऐसे में किसी तरह की औपचारिक क्रियाकलापों को करने का मौका ही ना मिले। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास इस होने चाहिए कि उनको अधिक शक्तियां प्राप्त हो सके और केंद्र सरकार अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय लेने में समर्थ हो सके। केंद्र सरकार को यह शक्तियां इस आपातकालीन स्थिति से देश को निकालने के लिए पर्याप्त होती हैं। आइए आपातकाल की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं, ये कैसे लगाया जाता है। देखिए, भारत में इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही लागू कर सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिखित रूप में एक सिफारिश की आवश्यकता होती है। हालांकि 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौखिक तौर पर घोषणा करके पूरे देश में आपातकाल लागू करवा दिया था। इस इमरजेंसी की घोषणा संसद के दोनों सदनों में इसके लागू होने के 1 महीने के अंदर अप्रूव्ड करवाने की आवश्यकता होती है। यदि दोनों सदनों के द्वारा यह अप्रूव्ड हो जाती है तो यह आपातकाल लगातार 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अगले 6 महीने के लिए लागू करवाने के लिए दोबारा से संसद दोनों सदनों में बिल पास करवाना होता है। इस आपातकाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए संसद के किसी एक सदन में स्पेशल मेजॉरिटी के तहत बिल पास कराना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत संसद में मौजूद वोट कर रहे सदस्यों का 2/3 हिस्सा का हक होना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख करें तो यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाता है। ऐसे प्रावधानों के कारण संघीय प्रकृति एकात्मक प्रकृति में बदल जाती है। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और आर्थिक आपातकाल। यहाँ हम राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है। इसे बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया लगी है। तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू किया गया है और यह इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहले वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध करना पड़ा तब जो है इमरजेंसी लगाई गई और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। यह इमरजेंसी बहुत ही अधिक प्रभावशाली थी, जिसके अंतर्गत सरकार ने आम लोगों की आवाज़ों को दबाने का खूब प्रयास किया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था।
बता दें कि देश में आपातकाल के ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की आधी रात को हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद पूरा देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बना दिया गया था। वहीं 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुना दिया। 26 जून 1975 के तड़के ऑल इंडिया रेडियो से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, घबराने की कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के ऑल इंडिया रेडियो जाने से थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट मंत्रियों को इस इमरजेंसी के बारे में सूचित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भर में सारे समाचार पत्रों के ऑफिस से बिजली काट दी गई, ताकि 2 दिनों तक अखबार में कुछ भी छापा ना जा सके। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल का लक्ष्य देश में फैले आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना है। इसलिए देश भर में संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 प्रमुख कारणों का जिक्र किया और आपातकाल को उचित ठहराया। पहला कारण देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा कारण देते हुए इंदिरा गांधी बोली कि मेरा विचार है कि देश में तेजी से आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों, वंचितों के उत्थान की ज़रूरत है। और तीसरा, इंदिरा गांधी ने कहा कि विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को अस्थिर और कमज़ोर कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि आपातकाल लगने से पहले देश का राजनीतिक माहौल कैसा था। इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रिवी पर्स यानी कि राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसले से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा के द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की की थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण था कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत जीत मिली। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा यानी कि 352 सीटें हासिल हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनी गई थीं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। बताते चले कि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसीलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का एक पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसीलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का भी रास्ता नहीं बचा था।
अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देने के लिए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया था। इस समय देश में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं करती थीं। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष D.K. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी थे। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दिया तो फिर वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गईं और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्ते की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। इसके अलावा पूरे भारत में इंदिरा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन होने शुरू हो गए थे, जिसमें आता है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन 1973। अहमदाबाद में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र फीस में बढ़ोतरी के विरोध में दिसंबर 1973 में हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के ठीक 1 महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसे पूरे आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन या उत्थान के लिए आंदोलन का नाम दिया गया। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिम्मनभाई पटेल थे। वहीं दूसरा आंदोलन देखें तो 1974 में बिहार में हुआ, जिसे JP आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू हो गया। मार्च 1974 में बिहार में भी एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस विरोध का नेतृत्व 71 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने किया, जो JP के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए इस आंदोलन को JP आंदोलन कहा जाता है। बिहार में दूसरा विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब इंदिरा गांधी ने बिहार विधानसभा के निलंबन को स्वीकार नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल घोषित करने के लिए JP आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं तीसरा जो विरोध हुआ वह था रेलवे हड़ताल 1974। बिहार में जब JP आंदोलन की आग लगी हुई थी तो उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई, जिससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई। मई 1974 में शुरू हुए रेलवे हड़ताल 3 हफ्तों तक चला गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि इस आंदोलन में करीब 1 लाख रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, उनके परिवारों को उनके रेलवे क्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था।
जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया। आइए अब जानते हैं भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल की मुख्य बातें क्या थी। वर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस माना जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, आपातकाल के पीछे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति का हवाला दिया था, और इसी हवाले पर यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चली। यह इंदिरा गांधी के जीवन काल में लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। इस इमरजेंसी के दौरान सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनावों को निलंबित कर दिया गया। आम नागरिकों की स्वतंत्रता में भी कई तरह से रोक लगा दी गई थी। इंदिरा गांधी के अधिकतर विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और भारतीय मीडिया तथा प्रेस को सेंसर कर दिया गया सकता है। आपातकाल के दौरान किस तरीके के शासन प्रबंध किए गए। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम को तैयार किया, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना था। इसी के साथ सरकार गरीबी और अशिक्षा से भी लड़ना चाहती थी, किंतु इन सब के पीछे सरकार का अनुशासन असहनीय था और इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड कहा गया। इमरजेंसी के दौरान ये ऐलान किया गया कि सभी ट्रेनें समय पर चलेंगी और सारे कर्मचारी अपना काम कर आसानी से आ जा सकेंगे, काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यकलापों में उनके कार्यों का लेखा जोखा पहले की तरह ही रहेगा। इस 20 पॉइंट के अलावा संजय गांधी ने भी 5 और पॉइंट्स का वर्णन किया। इन 5 पॉइंट्स की सहायता से संजय गांधी देश में शिक्षा, परिवार नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति और दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इमरजेंसी दोनों प्रोग्रामों को एक साथ करके 25 पॉइंट प्रोग्राम बना दिया गया। अब आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां किस प्रकार की गईं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने स्वयं को सरकार में रखते हुए कई असाधारण संवैधानिक शक्तियां प्राप्त की। इस संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग इंदिरा गांधी ने अपने विपक्ष तथा आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए किया। सरकार ने पूरे देश भर में पुलिस और आर्मी लगा दी। सरकार के निर्णयों का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस समय कई नेता जैसे विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवतराम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी के साथ 8 कई अन्य तत्कालिक जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी जैसी संस्थाओं पर सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया। इस समय के कई कम्युनिस्ट नेताओं को भी अरेस्ट किया गया। मोहन धरिया और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले के विरोध में सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी से हट गए। इन नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार गिरा दी गई। उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार गिरा दी गई और उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कानून और मानवाधिकार और चुनाव। इस समय विपक्षों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कई राज्य सरकार और चुनावों को रद्द कर दिया गया था। तत्कालिक सरकार के पास 2/3 की बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी थी, अतः तत्कालिक कांग्रेस सरकार देश के लिए नया कानून लिख सकती थी। इस समय जब इंदिरा गांधी को यह लगा कि तत्कालिक कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, तब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को चुना जिससे होने से वे अपने मन मुताबिक कार्य कर सकती थीं। इस तरह इंदिरा गांधी ने रूल बाय डिग्री के अनुसार अपना शासन चलाना चाहती थी।
इमरजेंसी के समय सरकार के विरुद्ध आलोचना के मुख्य क्या कारण थे? देखिए, इमरजेंसी के समय सरकार के विरुद्ध आलोचना किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। बिना किसी चार्ज के आम लोगों की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई। कई आम और निजी मीडिया का सरकारी प्रचार और प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने किशोर कुमार को कांग्रेस पार्टी की बॉम्बे रैली के लिए गाने को कहा था, किंतु किशोर कुमार ने इसे इनकार कर दिया था। इस प्रकार तत्कालिक ब्रॉडकास्टिंग मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार के गानों का दूरदर्शन और टीवी पर आने पर अनौपचारिक बैन लगा दिया था। यह बैन 4 मई 1976 से लेकर इमरजेंसी के अंतिम दिनों तक चला। जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास के सभी झोपड़पट्टियों को हटा दिया गया। सरकार द्वारा जबरन नसबंदी की प्रक्रिया भी सरकार की आलोचना के लिए बहुत बड़ा कारण थी। इस समय कई किताबों और फिल्मों पर भी बैन लगा दिया गया। अब देखते हैं आपातकाल के बाद भारत में सन 1977 का चुनाव कैसा रहा। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव की घोषणा की और सभी आंदोलनकारियों को जेल से रिहा करा दिया गया। इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्ष जनता आंदोलन ने लोगों से यह अपील की कि भारतवासियों के लिए लोकतंत्र और तानाशाह के बीच किसी एक को चुनने का आखिरी मौका होगा। लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने अपने लोकसभा सीट गंवा दिए। इसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश में भी सभी कांग्रेसी नेता हार गए। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 153 सीटें ही प्राप्त हुईं, जिसमें 92 सीटें दक्षिण भारत के 4 राज्यों की थी। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुईं। इस समय भारत को उसका पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब थी। इस तरह से इमरजेंसी भारतीय राजनीतिक इतिहास में यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत दुखद अवधि रही, जिसे आज भी सबक के तौर पर याद किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।